8. कई बार इंसान का अकेले रहना उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा खालीपन हो जाता है, और यदि उस खालीपन में उसे कोई उस दुनिया की चीजें दिखती हैं तो उसका फल बहुत ज्यादा भयानक होता है। हमारी आज की रियल घटना भी कुछ इसी तरह के सिनेरियो पर बेस है। मैं अपनी लाइफ में एक ऐसा मोड़ आया था जहां पर मोस्टली अकेले ट्रैवल करता था, अकेले जाता था, अकेले रहता था। एक बहुत अच्छे जानकार हैं राम अशोक जी। मैं अक्सर उनके पास जाया करता हूं। आपने उनका नाम इंडियन पैरानॉर्मल पॉडकास्ट में जरूर सुना होगा। वो एक बहुत अच्छे अघोरी हैं और एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं। उनका दिल्ली में एक छोटा सा स्टूडियो है। अब क्या होता है कि जब हम किसी नई जगह जाते हैं तो हमारे पास बहुत सारी संभावनाएं होती हैं। हम सारी चीजें देख सकते हैं, सुन सकते हैं, स्पेशली अगर हम किसी ऐसे इंसान के घर में रुक रहे हैं जो ऑलरेडी एक अघोरी है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है कि आप खुद एक ऐसे इंसान बन जाते हैं जिसे पैरानॉर्मल की दुनिया के बारे में बहुत कुछ पता हो। ये बात है 2020 के आसपास की, जब मैं पहली बार राम अशोक जी के स्टूडियो में गया। स्टूडियो बहुत छोटा सा था, लेकिन जिस बिल्डिंग में स्टूडियो था वो बिल्डिंग बहुत ज्यादा सुनसान थी। एक कॉम्प्लेक्स था, शायद 5 कॉम्प्लेक्स को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स बनाया गया था जिसमें 5 अलग अलग बिल्डिंग्स थी। ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी और ई। कहा जाता था कि इन 5 बिल्डिंग्स में रात को सारी आत्माएं घूमती हैं। शायद आपने सही सुना। पहले दिन जब मैं वहां पर गया तो मैं नीचे खड़े होकर राम अशोक जी को फोन करने लगा। फोन करते करते अचानक से क्या हुआ कि मेरे सामने एक इंसान ने सुसाइड कर दी। वो सीधा ऊपर से नीचे गिर गया, पूरा खून खून। वहां पे सारे लोग इकट्ठा हो गए। दरअसल जब आप किसी आत्माओं का ऐसा सिनेरियो देखते हैं तो शायद अपने मन को बहला भी लें, लेकिन जब आपके सामने कोई रियल सुसाइड होता है तो आपका दिल दहल जाता है। मेरे सामने कुछ वैसा ही हुआ। वो आदमी मरा मेरे सामने। उसने ए ब्लॉक की ऊपर वाली बिल्डिंग से कूद कर अपनी जान दे दी, और सबसे ताज्जुब की बात यह थी कि वो मेरे ठीक बगल में आकर गिरा, ऐसे जैसे वो मेरे ऊपर ही गिरना चाहता हो। मुझे लगा कि यह मात्र एक दुर्घटना होगी, तो बस सारे लोगों को जल्दी से बुलाकर उसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक वो मर चुका था। मैं ऊपर राम अशोक जी के पास पहुंचता हूं और मैं पूछता हूं कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। जैसे ही मैं आया यहाँ किसी की मौत हो गई। वो हंस के कहते हैं कि यहाँ पर मौत होना लाजमी है, कुछ भी हो सकता है, और तुम तो अकेले आए हो, तो रुको अभी। और मैं बात समझ नहीं पाया। उन्होंने कहा था कि उनका जो स्टूडियो है वो सेफ है, लेकिन बाकी पूरी बिल्डिंग हॉन्टेड है। अच्छा, उनके स्टूडियो के अंदर बिल्कुल भी नेगेटिविटी मुझे महसूस नहीं होती, लेकिन जब भी आपको वॉशरूम वगैरह के लिए जाना पड़ता है तो आपको उनके स्टूडियो से करीबन आधा किलोमीटर चल के उस बिल्डिंग के दूसरे ब्लॉक तक जाना पड़ता है। ये मेरे लिए सबसे ज्यादा खौफनाक था। हालांकि भूत प्रेत अब मुझे उतना डराते नहीं थे, लेकिन फिर भी रियल लाइफ सिनेरियो शायद ज्यादा खतरनाक होते हैं रादर देन आपके सामने भूत आ जाए। जैसा मैंने पहले भी कहा था, उस दिन मैं रात को उनके स्टूडियो रुका तो अचानक से मुझे एक बहुत धीमी सी कोई आवाज आई। ऐसे जैसे कोई अपने नाखूनों से कुछ खुरच रहा हो। बहुत अजीब था ये सुनने में, और वो मेरे ठीक ऊपर के बने हुए एक कमरे से आ रही थी। मैं उनके स्टूडियो में वापस से उस कमरे में गया और देखा कि वहां पर क्या है, तो कुछ चूहे शायद इधर उधर घूम रहे थे। मुझे इतना डर लगा नहीं। मैं वापस नीचे आया और सारी लाइटें बंद करके लेट गया। लाइटों के बंद करने के बाद अचानक से मुझे किसी के कुछ चबाने की आवाज आई। ऐसे जैसे किसी चीज को कोई खा रहा हो, पर बहुत बुरी तरीके से। मेरी नींद वापस से एक बार खुलती है और मैं क्या देखता हूं कि
बाहर गेट के पास कोई खड़ा है, मुझे ऐसा लग रहा था। मैं भागते हुए बाहर की गेट की तरफ गया, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। और एक बार फिर से मुझे वापस से किसी के नाखूनों की आवाज आने लगी। आवाज फिर से ऊपर की तरफ से आ रही थी। इसके बाद मैं मुड़ा और सीधा ऊपर की ओर जाने लगा। ऊपर जैसे ही मैं पहुंचता हूं और अपने मोबाइल का फ्लैशलाइट ऑन करता हूं, मैं क्या देखता हूं कि एक छोटा सा बच्चा, जिसके सर पर बाल नहीं है, बस केवल हल्दी से कोई लेप लगा हुआ है, वो बैठा हुआ है और उसके सामने वो मरे हुए चूहे हैं। जैसे ही मैंने वो लाइट मारी, वो मेरी तरफ देखकर चूहों को जोर जोर से चबा कर खाने लगा। चबाने के साथ साथ वो हंसता भी जा रहा था। उसका चेहरा बहुत बहुत ज्यादा भयानक लग रहा था। मुझे लग रहा था कि शायद ये यहाँ पर गलती से आ गया है, लेकिन एक बच्चा एक चूहे को कैसे खा सकता है। मैंने वापस से फ्लैशलाइट नीचे करी और एक बार और मारी तो वहां पर कोई भी नहीं था। बस चूहों के खून के निशान जरूर थे, ऐसे जैसे उन्हें कोई खींच कर एक कोने में ले गया हो। मैं तुरंत ऊपर से नीचे उतरता हूं और रामअशोक जी को कॉल करता हूं। संजोग की बात यह थी कि उस वक्त किसी ने फोन उठाया नहीं। उनका स्टूडियो मैं अकेले छोड़कर जा नहीं सकता था और अब मेरे पास रुकने के अलावा कोई चारा नहीं था। मेरे दिमाग में यह आ रहा था कि मैं क्यों ना ध्यान करूं अपने गुरुदेव का और एक बार ये देखने की कोशिश करूं कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। जैसे ही मैं ध्यान करने बैठा, मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारे चूहे मेरे ऊपर घूम रहे हैं। मैंने आसपास देखा तो कुछ भी नहीं था। थोड़ी देर में मेरे कान में एक आवाज आती है, मैं यही खाता हूँ। मुझे साफ साफ उस बच्चे के चूहों के खाने की आवाज समझ में आ रही थी, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। थोड़ी देर में मैं क्या देखता हूं कि मेरे सर पर कुछ बूंदें गिर रही होती हैं ऊपर से। शायद कुछ लीकेज हो रहा था, लेकिन जब मैं ऊपर देखता हूं तो मैं क्या देखता हूं कि खून की बूंदें मेरे मुंह पर गिरने लगी हैं लगातार। और वो खून किसी और का नहीं, उन चूहों का ही था जो शायद ऊपर वाले फ्लोर से रिस कर सीधा मेरे ऊपर गिर रहा था। मैं अपना मुंह पोंछकर वहां से जैसे ही हटता हूं, मैं क्या देखता हूं कि किसी के दोनों पैर और दोनों हाथ से चलने की आवाज आती है। खून। मुझे ऐसा लग रहा था कि उस खून के लिए कोई बच्चा है जो चल कर आ रहा है। मेरी गेट की तरफ झांकने की हिम्मत भी नहीं हुई थी। थोड़ी देर और मैं बैठा रहा तो मैं क्या देखता हूं कि एक छोटा सा बच्चा, जिसकी उम्र वही करीब 2 साल रही होगी, वो पूरा हल्दी से पुता हुआ था, ऐसा जैसे उसके ऊपर किसी ने हल्दी लगा रखी हो। और वो धीरे धीरे चलते चलते उस रूम में आ गया जिस रूम में मैं बैठा हुआ था, और मेरे सामने वो खून को चाटने लगा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने अपनी आंखें बंद करी और मैंने गुरु मंत्र का उच्चारण करना शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने गुरु मंत्र का उच्चारण किया, वो बच्चा बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा हो गया, ऐसे जैसे मैंने उसे किसी तरह की कोई कमांड दे दी हो। वो एकदम स्ट्रेट खड़ा हो गया और वहां से हिल भी नहीं रहा है। उसके पूरे मुंह पर खून लगा हुआ है, पूरे शरीर पर हल्दी से उसका लेप है और वो बहुत ही ज्यादा भयानक दिख रहा था। मैंने गुरु मंत्र का उच्चारण जारी रखा और मैं क्या देखता हूं कि मेरे गुरु मंत्र के उच्चारण के साथ साथ वो बच्चे ने अपने हाथ जोड़ लिए हैं, ऐसे जैसे वो मुझे नमस्कार करना चाह रहा हो। और उसके बाद वो मेरे सामने अपना सर झुकाता है और वहां से वैसे ही रेंगता हुआ निकल जाता है। मेरा पूरा शरीर मानो
सूख चुका था। ये सारी घटना को देखने के बाद ऐसे लग रहा था जैसे अब मैं इस दुनिया का हिस्सा हूं ही नहीं। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने यहां पर रुककर सबसे बड़ी गलती कर दी है, और सिर्फ इतना ही नहीं, आगे और भी जो हुआ उसका शायद ये 1% भी नहीं था। एक ऐसी सुनसान जगह जहां पर आप पहले कभी नहीं गए हैं, एक ऐसे इंसान जो कि परम अघोरी हैं और आप उनके एक ऐसे स्थल पर रह रहे हैं, एक ऐसे काम करने की जगह पर रह रहे हैं जहां पर हजारों आत्माएं मौजूद हैं, लेकिन आप उससे पूरी तरीके से अनजान हैं। मैं राम अशोक जी के स्टूडियो आ गया था कुछ समय के लिए रहने के लिए, पर शायद उनके स्टूडियो में आना मेरे लिए बहुत ज्यादा भयानक भी हो सकता था। उस रात जब मैं वहां पर रुका था तो मुझे एक बच्चा हल्दी से सना हुआ, खून पीता हुआ मुझे दिखा। शायद वो किसी जानवर को मार के खा रहा था उनके स्टूडियो के फर्स्ट फ्लोर पे। मैंने अपने गुरु मंत्रों का उच्चारण किया तो वो बिल्कुल नतमस्तक होकर वहां से चला गया। मुझे लग रहा था कि ये सब चीजें जो हो रही हैं ये बिल्कुल आम हैं, पर ये आम थी नहीं। वेलकम टू द रियल घोस्ट एनकाउंटर्स विद आरजे अर्श। मैं उस जगह पर रुका तो था, लेकिन मेरा दिल अभी भी नहीं मान रहा था कि यहां पर सब कुछ सही है। वो बच्चा वहां से चला गया, खून के निशान अभी भी वहीं पर थे। ऐसा लग रहा था कि वो बच्चा फिर से उस खून को छूने के लिए आएगा, पर वो बच्चा मेरे सामने नतमस्तक होकर क्यों गया, वो भी मेरे गुरु मंत्रों के सामने। मुझे लगा कि हो ना हो कुछ ना कुछ तो यहाँ पर पॉजिटिविटी मौजूद है, जिसके जरिए शायद मैं बच गया हूं, या शायद मेरी जिंदगी किसी तरीके से मेरी हो चुकी है। मैं सोचता हूं कि मुझे ज्यादा देर यहां ना रुककर बाहर अगर मैं निकल जाऊं तो शायद मेरा थोड़ी देर के लिए दिमाग सही हो जाए। मैं बाहर गया, गुरु मंत्र का उच्चारण करते करते मुझे किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं लगी। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं जाकर फ्रेश हो लेता हूं, तो मैं वॉशरूम की तरफ जाने लगा। वॉशरूम करीबन आधे किलोमीटर पे था, तो मैं धीरे धीरे चलते चलते पहले ब्लॉक ए से ब्लॉक बी में गया, ब्लॉक बी से ब्लॉक सी में, और ब्लॉक सी से ब्लॉक डी में। सबसे अजीब बात यह थी कि ब्लॉक डी में किसी भी तरह की कोई भी लाइट नहीं थी, पर पानी वहां बराबर आ रहा था। बाकी किसी भी एरिया में, किसी भी बिल्डिंग में पानी ठीक से आ नहीं रहा था। तो मैंने ब्लॉक डी को ही चूज करा और मैं वहां फ्रेश होने के लिए गया। वॉशरूम में सेंसर्स लगे हुए थे, जिससे आप जैसे ही कदम रखते हैं लाइट अपने आप जलने लगती है। मैं कदम रखता हूं, लाइट जलती है, और उसके बाद मैं जैसे ही फ्रेश होने के लिए बढ़ा वो लाइट अपने आप बुझ गई। वो सेंसर दरअसल कुछ देर के लिए ही काम करते हैं, वही करीबन 5 सेकंड के लिए। मैं फ्रेश होकर जैसे ही पीछे मुड़ता हूं तो मैं क्या देखता हूं कि सेंसर की जो लाइट्स हैं वो बहुत तेजी से फ्लिक करने लगती हैं, लगातार। ऐसा लग रहा था कि कोई बार बार उसकी चौखट पर पैर रख रहा है और उससे वो सेंसर एक्टिव हो रहा है, पर इतनी स्पीड में तो सेंसर कभी एक्टिव होते नहीं है। तो लाइट का बार बार फ्लिकर होना ये कहीं संभव ही नहीं है। मैंने अपने हाथ में बंधी हुई घड़ी से समय देखा तो करीबन 1:14 हो रहे थे। मुझे लगा कि रात अभी भी बाकी है और यहाँ पर जो हो रहा है वो बहुत ज्यादा भयानक है। इसके बाद मैं बाहर निकल के उस बिल्डिंग से ब्लॉक डी से ब्लॉक सी की तरफ जा रहा था, क्योंकि मुझे वापस से उसी ब्लॉक में आना था। मैं क्या देखता हूँ कि बीच में कुछ मजदूर वगैरह सोए हुए हैं। मैं उनको क्रॉस करके जब आगे की ओर गया तो मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि जब मैं आ रहा था तब तो यहाँ पर कोई मजदूर थे नहीं, अभी ये अचानक से आकर सो कैसे गए। जैसे ही मैं पीछे पलटता हूं मैं क्या देखता हूं कि वो तीनों मजदूर मेरे सामने खड़े हुए हैं, अपने हाथ में बिजली की नंगी तारों को लेकर। मुझे नहीं पता कि वो बिजली की तार वहां कहां से आई हैं, पर वो मेरे से कह रहे हैं कि हमें मर जाएंगे भैया, कोई जिंदा नहीं बचेगा, कोई जिंदा नहीं बचेगा।
और इसी के बोलने के साथ साथ उन्होंने उन बिजली की नंगी तारों को अपने दिल पर लगा लिया और उनका शरीर मानो कोयले की तरह जलने लगा हो और वो जोर जोर से चिल्लाने लगे। उस खाली बिल्डिंग में उनकी चीख मानो ऐसे गूंज रही थी जैसे मेरा दिल अभी निकलकर बाहर आ जाए। मुझे लग रहा था कि यहाँ पर कुछ भी आम नहीं है। मैंने वापस से उन गुरु मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर दिया तो मैं क्या देखता हूँ कि गुरु मंत्रों के उच्चारण के साथ साथ वो तीनों मजदूर जो मेरे सामने बिजली की तारों को लगाकर खड़े थे, उन्होंने वो तारें छोड़ दी है। अब मेरे सामने 3 पूरे के पूरे जले हुए शरीर खड़े थे जो शायद कुछ कहना चाह रहे हों। उन्होंने वापस से उसी बच्चे की तरह अपने हाथ को जोड़ लिया और मेरे सामने घुटने पर बैठ गए और बैठने के बाद वो ऐसे सो गए जैसे मानो उनको किसी ने बहुत आराम से सुला दिया हो। मेरे गुरु मंत्र उच्चारण करने से इतना फल मिल रहा था मुझे पहली बार बहुत ज्यादा बचाव महसूस हो रहा था, क्योंकि इतनी आत्माओं से कभी मैं एक साथ बचा नहीं हूं। इसके बाद मैं स्टूडियो की तरफ आ रहा था तो मैं क्या देखता हूँ कि जो कबूतर हैं वो जग रहे हैं। वहां पर एक्चुअली बिल्डिंग में बहुत सारे कबूतर भी थे जिन्होंने अपना घर ऊपर कहीं टाल पर बना लिया था और वो कबूतरों की आवाज बड़ी अजीब सी थी। आम कबूतर जैसे बोलते हैं वैसे नहीं, उनकी आवाज बहुत ज्यादा भयानक थी। मैं कबूतरों को ध्यान से देखता हूं तो मैं क्या देखता हूं कि उन कबूतरों की आंखें बिल्कुल सफेद हैं। उनका शरीर भले ही डार्क ग्रेइश हो लेकिन उनकी आंखें पूरी तरीके से सफेद हैं, ऐसे जैसे मानो कोई मुझ पर निगरानी रख रहा हो। मैं आगे चलता जा रहा था तो मैंने क्या नोटिस किया कि ऊपर जितने भी कबूतर हैं वो सबकी आंखें सफेद चमक रही हैं, ऐसे जैसे हजारों सफेद आंखें मुझे बहुत बुरी तरीके से घूर रही हूं और मुझे मार डालना चाहती हूं। मुझे लगा कि हो ना हो मेरे गुरु मंत्र ही हैं जो मुझे यहाँ तक सेफ रखे हुए, तो शायद आगे भी वही रखें। पर इंसान लगातार मंत्रों का उच्चारण नहीं कर सकता, उसका गला भी सूखता है। मैं आगे की ओर गया और मैंने देखा कि एक पानी का टैंक रखा हुआ है, शायद वो पीने वाला ही पानी था। मैंने पानी के टैंक से पानी एक डिस्पोजल में लिया और उसको पीने लगा। पानी पीने के बाद मुझे हल्का सा चक्कर जैसा आया और जब मैंने पानी के टैंक की तरफ देखा तो वो ट्रांसपेरेंट टैंक में एक बिल्ली मरी हुई थी। जो शायद बचने की कोशिश कर रही थी पर बच नहीं पाई थी, और वो मरी हुई बिल्ली का पानी मैं उस डिस्पोजल में लेकर पी गया था। पर जब मैं आया था तब तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था। मैंने तुरंत उस गिलास को फेंका और वहां से भागकर स्टूडियो की तरफ गया। जब मैं वहां से भाग रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ एक नहीं दो नहीं करीबन 12-15 लोग एक साथ भाग रहे हों। इसके बाद मैं भागते हुए सीधा अपने उस स्टूडियो में पहुंचा और अपना गेट लॉक करके अंदर की ओर चला गया। जैसे ही मैं गेट लॉक करता हूं, मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं बीते होंगे, अचानक से बाहर गेट में किसी के खटखटाने की आवाज आती है। मैं बाहर गेट की तरफ जाता हूं और जैसे ही मैं गेट खोलता हूं तो मैं क्या देखता हूं कि एक बूढ़ी औरत है जो वहां पर खड़ी हुई है। वो बार बार मुझसे कह रही है कि बेटा अगर पानी हो तो पिला दो। अब कोई अगर बूढ़ा इंसान यहाँ आया है तो हो सकता है कि वो कोई मजदूर रहा हो। मैं पानी लेने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ा, उस बूढ़ी औरत ने आवाज देकर कहा, बेटा खून तो नहीं पिला दोगे ना? मेरा शरीर वापस पीछे घूमने की ओर इशारा कर नहीं रहा था, पर स्टिल मैंने पानी का ग्लास लिया और मैं वापस पीछे की ओर मुड़ा और वो बूढ़ी औरत मुझे बार बार देखकर यही कह रही थी कि बेटा इसमें खून तो नहीं है ना? मैं थक गई हूँ खून पीते पीते। मैंने अपने डर को थामा और उनको आश्वासन दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप आराम से पीजिए, ये पानी है।
उस बूढ़ी औरत ने वो पानी जैसे ही पिया है वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। वो चिल्लाते हुए जमीन पर गिर गई है और जोर जोर से तड़पने लगी है, ऐसे जैसे उसको मैंने कोई जहर पिला दिया हो। थोड़ी देर के बाद उसने मेरे आंखों के सामने अपना दम तोड़ दिया और उसका पूरा शरीर नीला पड़ गया, ऐसे जैसे मैंने पानी ना उसको कोई सांप का जहर पिला दिया हो। मुझे लगा शायद मैं गुरु मंत्र बोलूं और जिस तरीके से सारी आत्माएं धीरे धीरे अपने रियल फॉर्म में आकर जिंदा होकर नतमस्तक होकर गई थी, शायद ये बूढ़ी औरत भी कर ले। मैंने गुरु मंत्र का उच्चारण करना शुरू किया तो मैं क्या देखता हूं कि उस बूढ़ी औरत के मुंह से लगातार खून बहने लगा। उसके अंदर का जितना खून था शायद उसने सबका सब उगल दिया होगा। और इसके बाद वो बूढ़ी औरत उठ के आगे की बिल्डिंग्स की तरफ जाने लगी बिना मुझसे बात किए, और वो बार बार यही कहने लगी कि खून तो कोई नहीं पिलाएगा ना, खून तो कोई नहीं पिलाएगा ना, खून तो कोई नहीं पिलाएगा ना, खून तो कोई नहीं पिलाएगा ना। ये सब बोलते बोलते वो बिल्कुल आगे चली गई कि तभी अचानक से मेरे कान में एक आवाज आई। हर्ष, हर्ष, क्या सोच रहे हो कि ये सब सच्चाई है या भ्रम?